सुप्रभात प्यारे बच्चों, इतिहास विषय में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2 1960 के बाद की घटनाएं। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपको भारत में 1960 के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसकी जानकारी दी गई है। इसी पाठ में आपको पता चलेगा कि आपके देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, महिला प्रधानमंत्री कौन थी, उनके द्वारा देश के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, उन्होंने देश के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए, देश में उन्होंने कौन कौन से बदलाव किए। वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में भारत ने संविधान का अंगीकार किया और भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है तथा इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। देखिए, अपने भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वंशज से आए हुए लोग हमारे देश में रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक मतलब जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो हमको पैसे की आय बढ़े, इस तरह के काम किए हैं। मतलब किस तरह से हमारे देश को पैसे की आमदनी हो, राजनीतिक जैसे पॉलिटिक्स चीज़ों में, और सामाजिक विकास जैसे कि समाज के हित के लिए। अभी देखिए, जैसे सफाई अभियान चला था, शौचालय अभियान चला था, ये सब किसके हित के लिए था? ये सामाजिक विकास था, से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता देना, इन दो बातों को आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की दारिद्र्यता की समस्या को दूर करने के रूप में स्वीकार किया गया। चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए गए, जिन सुधारों में कमजोर समाज के सभी वर्गों का समावेश। 1960 के दशक में घटित हुई पुर्तगालियों में गोवा, दमन और द्वीप प्रदेश थे। यह प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघराज्य के अंग बने। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। अंततः इस तनाव की परिणति दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई। यह युद्ध मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में हुई। प्यारे बच्चों, अभी देखिए, भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत की विदेश नीति को अपनाया और हमें उचित मार्गदर्शन दिया, और इनका यही मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य था। प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अभी देखिए, वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन हो गया। इसके पश्चात कौन प्रधानमंत्री बना? सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री। मैं आपको इस हर टॉपिक को छोटे छोटे शब्दों में समझाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया? जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उस बीच भी एक बार कश्मीर टॉपिक, जो कश्मीर की टॉपिक पे झगड़ा होता है, देखो, भारत और पाकिस्तान का, उस बात पे लेकर फिर से एक बार पहले भी एक बार 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। दोनों देशों के बीच में सोवियत यूनियन ने मध्यस्थी की। मतलब उसने क्या कि दोनों का बीच बचाव का करने का तरीका निकाला, दोनों का ये किया, दोनों को एक दूसरे से युद्ध टालने की कोशिश की गई। और इन्होंने ही, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा लगाया। जवान यानी कि हमारे सैनिक, उन्होंने ही ये नारा चालू करवाया, जय किसान जय जवान। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में निधन हो गया। फिर उसके बाद हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी जी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी वर्ष 1966 में पहली प्रधानमंत्री
बनी। उनके कार्यकाल ने पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया। यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी और इस कारण इस झगड़े का इफेक्ट सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा? भारत पे। क्यों? क्योंकि पूर्व पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग भारत में आकर सेटल हो गए, भारत में आकर रहने लगे। अभी देखिए 1970 का दशक, इसमें फिर से 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पर ये युद्ध का क्या कारण था? बांग्लादेश स्वतंत्र होने हेतु परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति करने हेतु, मतलब परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना हमारी नीति है। मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम क्या करें? शांति से करें। इसके लिए इसकी जांच सबसे पहले कहाँ की गई? राजस्थान में 1974 में राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया गया। वर्ष 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघराज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया और उनके अनुसार भारतीय संघराज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। वर्ष 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रचार में सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने का निर्णय न्यायालय द्वारा सुनाया गया, जिससे बहुत सी जनता पार्टी इसके विरोध हो गई और उन्होंने क्या किया कि पूरे देश में हड़ताल कर दिया और पूरे देश में उन्होंने हड़ताल कर दी। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थिति अधिकाधिक विकट और जटिल बन गई। देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि वर्ष 1975 से 1977 तक रही। इसके पश्चात आम चुनाव संपन्न हुए। आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई विरोधी दल इकट्ठा आए और उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। इस नई गठित जनता पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से पराजित किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक चल नहीं सकी। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार भी अल्पकाल की रही। वर्ष 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई। वर्ष 1980 का दशक, इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अनेक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप धारण किया। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए हुए आतंकवादियों को मंदिर से निष्कासित कर लेने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा। मतलब वहां पर जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर आतंकवादी घुस बैठे थे और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि भारतीय सेना को बुला लिया और उन्होंने क्या कहा कि 2-4 लोगों की जान जाती है तो जाए, पर जितने आतंकवादी हैं वो बचने नहीं चाहिए। तो इसी से जो उनके रक्षक थे, जो उनके बॉडीगार्ड बोला जाता है, जो उनके बॉडीगार्ड थे, उनको गुस्सा आया क्योंकि वो उनके ही जात वाले थे। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को वहीं पर बंदूक से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। इसी कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया।
वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की, मतलब कम लोगों की, वहाँ के लोग कम मात्रा में थे, की समस्या को हल करने में पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया था, परंतु इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिली। रक्षा सामग्री को लेकर और विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोपों की खरीदारी के मामले में हुए भ्रष्टाचार के कांड में उनकी कड़ी आलोचना हुई। इस अवधि में उन्हें हुए चुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना और इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति निर्धारित की। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों, कलहों के कारण वे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह सके। वर्ष 1990 में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार भी अल्पकालिक रही। वर्ष 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिट्टे संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। 1880 के दशक में अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहां चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पीड़ितों को वहां से भाग जाने के लिए विवश किया। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया। वर्ष 1991 के बाद के परिवर्तन। अभी तक वर्ष 1991 के बाद के परिवर्तन विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष रहा है। लगभग इसी वर्ष सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और विश्व में चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। भारत में पीवी नरसिंह राव जी की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन लाए। इसी समय अयोध्या की राजभूमि, रामभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने आ गया। वर्ष 1996 से 1999 की कालावधि में भारत की लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आए हुए दिखाई देते हैं। उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। अंततः वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। वर्ष 1998 में भारत ने और भी परमाणु परीक्षण का स्वयं को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। वर्ष 1999 में कश्मीर के मुद्दे पर फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। भारत की अर्थव्यवस्था। अब हमें क्या देखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह के बदलाव हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं रही है। उद्योगों की स्थापना कर भारत को आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को साध्य करना था। सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को नियोजन द्वारा
अस्तित्व में लाना था। अतः योजना आयोग का गठन किया गया और पंचवर्षीय योजना आयोग को प्रारंभ किया गया। मतलब जो 10 सालों का दशक था उसे पंचवर्षीय योजना में किया गया। 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। इन आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। इस निधि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संपन्न बनी। भारत में विदेश निवेश में वृद्धि हुई। उद्योग विज्ञान क्षेत्र के कुशल भारतीय व्यवसायियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु सहयोग दिया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्योगों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। वर्ष 1991 के पश्चात हुए इन परिवर्तनों का वर्णन वैश्वीकरण के रूप में किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए उसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जाता। वर्ष 1965 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। उन्होंने नवीन वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा दूध उत्पादन क्षेत्र में चलाए गए सहकारिता आंदोलन के प्रयोग से भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ा। इसी को धवल क्रांति भी कहते हैं। मतलब जो दूध उत्पादन केंद्र चलाया गया उसे क्या कहते हैं? धवल क्रांति। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने कौन सा क्रांति चलाया था? हरित क्रांति। भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में बहुत उन्नति कर ली है। डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण, औषधियों और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने पर भारत ने सदैव बल दिया है। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी ठोस कार्य किया है। वर्ष 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। आज भारत के पास एक सफल आंतरिक योजना है। इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। दूरसंचार मतलब टेलीफोन। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। इसी कालावधि में भारत के सामाजिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उसमें से कुछ परिवर्तन महिलाओं के सशक्तिकरण की समस्याओं से संबंधित हैं। जैसे महिलाओं, बालकों तथा उपेक्षित घटकों के विकास के लिए भारत ने योजनाएं बनाई। महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए दहेज प्रतिबंधन कानून और समान वेतन कानून पारित किए गए। जैसे देखिए, पहले क्या करते थे कि अगर महिला है तो उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, और अगर कहीं एक आध महिला ने पढ़ लिया है तो उसे पुरुष के हिसाब से कम पगार दी जाएगी। और अगर पुरुष किसी महिला से शादी कर रहा है तो उसे मुंह मांगी रकम दी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? दहेज। तो इस सब पे क्या किया गया? प्रतिबंध। मतलब सामाजिक क्षेत्र में जब परिवर्तन आए तो इस तरह के कार्यों में प्रतिबंध लगाया गया। जैसे बाल विवाह होता था, सती प्रथा होता था, इन सारी चीज़ों पे परिवर्तन लगाए गए। जो भ्रूण हत्या होती थी उस पर रोक किया गया। बाल परिवर्तन जैसे बच्चों के एजुकेशन को लेकर भी सामाजिक परिवर्तन हुए। उनके टीकाकरण हो गए, उनकी पढ़ाई हो गई, उनके उम्र को लेकर भी एक सामाजिक परिवर्तन किया गया। छोटे बच्चों द्वारा जो कार्य करवाए जाते थे, बहुत से लोग छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं, जो बाल मजदूरी कहा जाता है, उस पे भी रोक लगाया गया कि 18 साल से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन समाज में हुए। संविधानकारों को लगा कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों
समूहों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वर्ष 1953 में काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की गई। वर्ष 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित किया गया। मतलब क्या किया गया, जैसे पहले के लोग करते, पहले ज़माने में होता था, अभी भी बहुत से जगहों पे होता है कि जो छोटी जाति के लोग रहते हैं तो उनको बहुत ही तुच्छ नज़रों से देखा जाता है, और पिछड़े वर्ग जैसे जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, जो ज़्यादा उस जगह का विकास नहीं हुआ है, तो उन सब चीज़ों में भी क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, बदलाव लाया। तो पिछड़े वर्गों को भी जो उन्हें समानता नहीं मिलती थी उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। और इसमें महिलाओं को, पिछड़े वर्गों को, छोटे जाति के, नीच जाति के जो लोग होते थे उनमें उनको अधिकार, समान अधिकार दिया गया। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, बहुत सारे गठन किए गए कि उनमें उनके लिए कुछ बदलाव किए जाएं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने 1960 के बाद से 2000 तक की कालावधि में क्या क्या बदलाव हुए, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने क्या क्या कार्य किए, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अगले पाठ में हम भारत के सम्मुख कुछ आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। मतलब भारत के सामने कुछ आंतरिक चुनौतियां आई और उसने उसका सामना कैसे किया, इस पाठ की जानकारी हम अगले पाठ में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।